अपनी पाठशाला के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का पहला चैप्टर जो कि है यूनियन पार्लियामेंट। तो इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि यूनियन पार्लियामेंट क्या होता है, फेडरल सेटअप ऑफ इंडिया क्या है ना, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे स्पीकर कौन होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है और उसे अगर रिमूव करना है तो वो कैसे होगा, और पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, है ना, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके बारे में जानेंगे और उनके मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि इनके क्या पावर्स हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यूनियन पार्लियामेंट, गाइस ये पार्लियामेंट वर्ड जो है इसका मतलब एक ऐसी बॉडी है, ओके, इट इज़ अ बॉडी विच मेक्स लॉज, है ना। पार्लियामेंट का वैसे मेन काम तो लॉ बनाना होता है, लेकिन अगर हम अच्छे तरह से समझें तो पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ लॉ ही नहीं बनाती है ना, वो हमारे इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसी के साथ जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ओके, तो इनके ऊपर वो कंट्रोल रखते हैं। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको पार्लियामेंट का मतलब समझ आ गया। अब समझते हैं ये फेडरल सेटअप क्या है। तो गाइज फेडरल सेटअप का मतलब होता है ड्यूअल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे इंडिया में जो पूरा जो इंडिया है वो गवर्न होता है दो तरीके से, दो तरह के गवर्नमेंट हमारे देश को चलाते हैं। एक हमारा गवर्नमेंट है नेशनल गवर्नमेंट जो कि सेंटर पे है, जिसे प्राइम मिनिस्टर, और एक हर एक स्टेट का, हर एक कॉम्पोनेंट स्टेट का एक गवर्नमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो इनको ना पावर जो है सारी बांट दी गई हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, फाइनेंशियल पावर हो गया, इनको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस फेडरल सेटअप ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब अगर इसके फीचर्स की बात करें गाइज, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ड्यूअल गवर्नमेंट है, दैट इज़ टू सेट्स ऑफ पॉलिटिकल एंटिटीज़। मतलब एक तो तुम्हारे पूरे कंट्री का गवर्नमेंट होगा, है ना, और दूसरा एक कंपोनेंट यूनिट, मतलब एक स्टेट का गवर्नमेंट होगा। तो इसी तरह से अगर हम सिटीजन हैं इंडिया के और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश का भी सिटीजन कहलाऊंगा और इंडिया का भी सिटीजन कहलाऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि दूसरा फीचर इसका क्या है, पावर्स को इसमें डिवाइड कर दिया गया है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पावर को। ठीक है, कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को मिली है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिली है। ठीक है, और ड्यूअल सेटअप जो है, ये जो फेडरल सेटअप इन इंडिया है, इसका ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हैं। इसका मतलब अगर कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में लॉज रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसी की तरह सारे काम होते हैं कंट्री के। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक फाइनल इंटरप्रेटर है। मतलब अगर कुछ भी लड़ाई का मैटर हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई हो गई या स्टेट गवर्नमेंट की दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से लड़ाई हो गई, तो उस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट देता है। ठीक है, फिर बता रहा है कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। चलो अब हम बात करते हैं भाई ये कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट है गाइस, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो पार्लियामेंट में तो एक तो तुम्हारा लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं गाइस लोकसभा क्या है। तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब क्या हुआ, जो लोगों के द्वारा बनाया गया एक हाउस हो। ठीक है, तो जो भी ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ना गाइज, उसको जनरल इलेक्शन में जो लोग होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक बड़े बड़े लोग, नेता लोग उठते हैं, तो उनको जब लोग वहाँ के आसपास के लोग लोकेलिटी में वोटिंग करते हैं ना, तो वो मेंबर अगर मेजोरिटी वोट से जीत जाता है तो वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो वो एक लोकसभा का मेंबर कहलाया। अब बात करते हैं ये लोकसभा जो हाउस है, पूरा हाउस ऑफ द पीपल है, इसका टर्म कितने साल का होता है। तो जनरली 5 साल का होता है। आप भी देखते होगी हर हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन होता है ना। तो इसीलिए होता है ताकि लोकसभा के मेंबर्स को चुना जाए, ताकि वो
उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करें और वहाँ के जितने भी परेशानियाँ हैं वो गवर्नमेंट को बताएं, और गवर्नमेंट में खास करके कैबिनेट मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को बताएं, जिससे कि वहाँ की जो भी परेशानियाँ हो, सड़क के रिलेटेड, पानी के रिलेटेड, बिजली के रिलेटेड, या डेवलपमेंट के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, ये सब चीज़ें वहाँ की जो हैं सॉल्व हो जाए या डेवलप हो जाए। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं लोकसभा का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब कितने मेंबर्स होते हैं टोटल। तो 552 मतलब 552 मेंबर्स होते हैं इसमें लोकसभा में, जिसमें से 530 मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स से रिप्रेजेंट होते हैं, या वो अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और बाकी जो 20 मेंबर्स होते हैं गाइज वो होते हैं तुम्हारे यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, 530 + 20 इट इज़ 550, और दो जो मेंबर्स होते हैं उसको प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, और वो जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, चलो अभी जो प्रेजेंट पोटेंशियल है जो लोकसभा की वो है 545। ठीक है, 543 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन। चलो अब बात करेंगे हम गाइस कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। उससे पहले चलो रिजर्वेशन समझ लेते हैं क्या है। तो देखो, रिजर्वेशन सीट का मतलब ये होता है कि देखो, हर एक जगह में अपने लोकेलिटी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ से एक नेता है ना, वो खड़ा होता है और वो अपने मतलब पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। वो बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है ना, ठीक है, या समाजवादी पार्टी का हो सकता है। तो वो अपने अपने जो पार्टीज़ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप हमें वोट दो। तो ये जो जनरल लोग हैं उसमें दो तरह के कास्ट हैं गाइज। एक तो तुम्हारा एससी है जिसे शेड्यूल्ड कास्ट भी कहते हैं, और दूसरा अपना शेड्यूल्ड ट्राइब है। इनके बारे में आपने पिछले 8th या 7th में पढ़ चुके होंगे आप। ठीक है, तो क्या होता है गाइज कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे इन लोगों की सीट ना रिजर्व होती है, मतलब वहाँ पर एससी या एसटी के अलावा कोई भी मेंबर नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है, और वोटिंग उनको सब देंगे, मतलब वहाँ के जितने भी लोग हो, कोई भी कास्ट का हो, है ना, कोई भी धर्म का हो, उन्हें उसी बंदे को वोट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वोटिंग में जो इलेक्शन में खड़ा होगा वो मेंबर वो एससी या एसटी ही होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। तो गाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंडियन मेंबर या इंडियन सिटीजन अगर 18 साल का है और वो हाँ इंडिया का भी है ना, और किसी भी उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो वो इलेक्शन में वोट दे सकता है। ठीक है गाइज अब समझते हैं ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है जहाँ से नेता खड़े होते हैं, है ना, एक इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक वेल डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया है जहाँ से लोकसभा का मेंबर चुन के लोकसभा में जाता है, मतलब एक मेंबर चुनता है और वो लोकसभा में चला जाता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको कि क्वालिफिकेशन क्या है, कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, आप इंडिया के होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी एज जो है वो 25 से लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है, वो है कि लोकसभा के जो भी क्वालिफिकेशन है या जो भी वो अपने बाइंडिंग रखते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को वो क्वालिफाई करना चाहिए, तभी वो बंदा जो है या वो जो मेंबर है या वो इंसान है वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। इसी तरह से देखो, डिस्क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 2 ही 3 पॉइंट बताएंगे आपको। एक तो ये कि अगर आप इंडियन नहीं हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते हो। दूसरी बात, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हो तो आप मतलब आप जो हो वो लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, और फिर तीसरी बात ये है कि आप अगर अनसाउंड माइंड हो, मतलब आपका जो भी लोकसभा का मेंबर बन चुका है या बनने वाला है, उसका अगर दिमागी हालत सही नहीं है तो फिर वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है गाइज, चलो अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अब समझेंगे कि quorum क्या है। तो quorum is a minimum number of members required to be present before meeting is allowed to begin। तो गाइज देखो, लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो मीटिंग करते हैं, है ना। मीटिंग में एक बैठक होती है जहाँ पर ये लोग अपनी पार्लियामेंट्री सेशन को चलाते हैं। तो उस सेशन में मिनिमम नंबर जो है वो रिक्वायर, मतलब एक लोकसभा का मेंबर जो है उसमें मिनिमम नंबर वहाँ पे होने चाहिए, और कितने हैं वो 1/10। ठीक है, तो लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं, तो उसका अगर 1/10 निकालें तो 55 मेंबर्स होते हैं।
ठीक है। तो अगर कोई भी मीटिंग है कि कोई भी मीटिंग होल्ड की गई है तो उसमें कम से कम 55 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, तभी लोकसभा जो है मेंबर लोकसभा के जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है, होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम गाइस, ये सॉरी हट गया थोड़ा सा, चलो हाँ, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का जो स्पीकर है वो इलेक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसे इलेक्ट करने के लिए जितने भी टोटल लोकसभा के मेंबर हैं उसमें से अगर मेजॉरिटी लोग वोटिंग करते हैं कि हाँ भाई इसको हमें स्पीकर बनाना है तो वो स्पीकर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी 540 जो है वो 545 जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा में अभी हैं, उनमें से अगर 250 मेंबर्स बोलते हैं कि चलो ये स्पीकर हम इलेक्ट करेंगे तो वो मतलब स्पीकर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, वो जो मेंबर होगा वो स्पीकर बन जाएगा। इसी के अलावा वहाँ पे एक डिप्यूटी स्पीकर होता है जिसका इलेक्शन सेम होता है जैसे कि स्पीकर का होता है, और कुछ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स भी होते हैं जो अगर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है या अभी तक चूज़ नहीं किया गया है तो जो भी सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो चेयरपर्सन करते हैं। ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं कि जो स्पीकर है उसको रिमूव कैसे करेंगे, तो जिस तरह से मेजॉरिटी ने चुना उसी तरह से मेजॉरिटी उसको हटा सकती है। ठीक है गाइज। तो इसके लिए बस एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसमें मेजॉरिटी लोग सब अपना एसेंट देते हैं, मतलब सिग्नेचर करते हैं कि हाँ इस मेंबर को अब हमें नहीं रखना है, ही इज़ नॉट मोर नाउ, फ्रॉम नाउ ही इज़ नो मोर अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है गाइज। चलो अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का जो कॉम्पोजिशन है उसमें टोटल 250 मेंबर्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जिसमें से दो तरह के मेंबर्स होते हैं, दो कैटेगरी है, एक तो आपका नॉमिनेटेड है और दूसरा इलेक्टेड है। ठीक है। तो नॉमिनेशन जो होता है वो 12 मेंबर्स का होता है राज्यसभा में, जैसे कि लोकसभा में 2 का होता है, इसमें 12 मेंबर्स होते हैं। और वो जो 12 मेंबर्स होते हैं उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज होता है या कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जैसे लिटरेचर में वो अच्छा हो, है ना, साइंस में बहुत परफेक्ट हो, आर्ट्स में हो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुका हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा के मेंबर्स की तरह। ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है राज्यसभा के मेंबर्स का। तो देखो हर एक स्टेट में ना एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर मेंबर्स बोलते हैं कि हमें इस मेंबर को राज्यसभा का मेंबर बनाना है ना, तो वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी का एक मेंबर जो है वो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है अगर सब लोग बोलते हैं। ठीक है ना, उसको इलेक्ट करते हैं। अब क्वालिफिकेशन में गए इसमें और लोकसभा में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, इसमें बस वो 30 साल का होना चाहिए। ठीक है, और इंडियन होना चाहिए, और तीसरा राज्यसभा के जो भी अलग अदर जो क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें भी इसको मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि टर्म ऑफ हाउस क्या कितना होता है। तो लोकसभा का तो गाइस 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा जो है ये डिज़ोल्व होने वाला मटेरियल नहीं है, डिज़ोल्व होने वाला कोई ये डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, ये एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर वो हर 2 साल बाद निकल जाते हैं। तो हम अगर एक बार को बोले तो इस पूरे जो राज्यसभा का हाउस का टर्म ऑफ ऑफिस है वो 6 साल का है। तो अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधा एक क्या लिखना है आपको, 6 ईयर। ठीक है गाइज। अच्छा, अब बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकसभा में तो स्पीकर होता है, इसी तरह से राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा में होता है आपका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, जो कि कौन है, वो है आपका इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है गाइज। चलो अब हम बात करेंगे कि यूनियन पार्लियामेंट का जो फंक्शन और पावर क्या है। ठीक है, तो सिलेबस में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और लेजिस्लेटिव भी नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो लॉज बनाने की ना कुछ लिस्ट पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन ने जारी कर रखा है। एक आपका यूनियन लिस्ट है, दूसरा कंकरेंट लिस्ट है और तीसरा आपका स्टेट लिस्ट है। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट है, जो यूनियन पार्लियामेंट है जिसमें राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट है, उनको हक है कि वो लॉ बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पर जो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है और कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका स्टेट और सेंट्रल या यूनियन पार्लियामेंट दोनों बना सकती हैं लॉज। ठीक है, और अब इसके बाद आती है रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब ये होता है अगर यूनियन लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ नहीं लिखा है जिस पे हम लॉ बना रहे हैं
तो भी उनके पास एक जो है राइट है कि वो लॉ बना लें, ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव पावर है इसका। अब बात करते हैं मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट पर कब लॉ बना सकते हैं? अगर बाई चांस किसी भी स्टेट में अगर वहाँ की मशीनरी फेल हो गई, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही से फॉलो नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी। तो उस वक्त पे प्रेसिडेंट जो है वहाँ के जो पावर्स होते हैं वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो उस वक्त में अगर चाहे तो ये जो यूनियन पार्लियामेंट है तो वो स्टेट के लिस्ट पे भी लॉज बना सकती है। अब आता है आपका गाइस ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंस जो है वो सेम एक एक्ट की तरह होता है, इसका पावर जो है सेम एक एक्ट की तरह है, ठीक है। और ये तब लागू किया जाता है या तब प्रोमलगेट किया जाता है, ठीक है। प्रोमलगेट का मतलब होता है उसको एग्जिस्टेंस में लाना या उसको लागू करना। ये तब लागू किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको इतना तक समझ आ चुका है। अब बिना लेट किए हम अगले वाले टॉपिक में बढ़ते हैं। अच्छा, अब कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस भी वैसे तो नहीं है, लेकिन आगे जो आपको फीचर्स मिलेंगे ना, आपको जो एक डोमेन पावर्स पूछे जाएंगे उसमें ये चीज़ बताया गया है। तो अगर आप पहले से समझ जाओगे तो इट्स बेटर ना। देखो, अभी आप जिस स्टेज पे हो उस टाइम आपको नॉलेज को एक्वायर करना है। अभी आपको ये नहीं देखना कि क्या अभी तुरंत तुरंत सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे तब आप देखना कि हाँ ये सिलेबस में नहीं है तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आईसीएसई में देखो एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें आपको पूछता है कि सुप्रीम कमांडर कौन है। वो अगले चैप्टर में है, प्रेसिडेंट वाले में, तो आपको उसमें प्रेसिडेंट आंसर देना था। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप स्कोर कर सकते हो, अच्छा है ना। तो चलो मैं पहले आपको बता दूं कि कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो यूनियन पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में जो एक बॉडी है वो है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, जिसके लोगों को, जिसके मेंबर्स को लोग चुनते हैं ना जनरल इलेक्शन के। तो गाइस देखो, इसमें क्या है ना, एक मनी बिल होता है। अब ये मनी बिल जो है वो, जैसे गवर्नमेंट है, अब वो अपना बजट देती है कि इतना इतना खर्चा होगा मेरा, है ना, रोड बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में, कम्युनिकेशन डेवलप करने में। तो वो एक बजट, एक एस्टिमेशन देती है एक्सपेंडिचर्स का, गवर्नमेंट का। तो उसके हिसाब से मनी बिल पास किया जाता है। तो ये जो मनी बिल पास करने का जो राइट है वो सिर्फ लोकसभा को है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा नहीं कर सकती इसको इंट्रोड्यूस, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर लोकसभा ने ये जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस करके उसका रेजोल्यूशन पास कर दिया और उसे राज्यसभा को दे दिया ताकि वो भी उस पर सिग्नेचर दे के उसे आगे बढ़ा दे, और वही बिल जो है अगर 14 दिन में वापस नहीं आता है लोकसभा के पास, तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देगा और वो मनी बिल पास हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था बजट। तो बजट क्या है? एक एक्सपेंडिचर, जो एक एस्टिमेशन है किसी भी एक्सपेंडिचर का। तो बजट दो टाइप का होता है हमारा, एक है अपना जनरल बजट और दूसरा है रेलवे बजट, ठीक है। जनरल बजट में जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करते हैं गवर्नमेंट, रोड हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन में जैसे आपका इंटरनेट, टेलीफोन, ये सब चीज़ें हो गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन चीज़ों को जब डेवलपमेंट करते हैं ये सब सारी जनरल बजट के अंदर आती हैं। और रेलवे बजट तो एक अलग ही है, जो रेल के संबंधित सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये यूनियन बजट जो है, ये पूरा जो बजट है आपको समझ आ गया ना, ठीक है। अब आता है आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट। अगर ये बजट कम पड़ जाता है, जो मनी उसको मिला था गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए, वो अगर कम पड़ जाता है तो वो दोबारा से एक फ्रेश डिमांड दे सकती है लोकसभा को कि हमें दोबारा से पैसे चाहिए, ठीक है, ताकि सारे काम करवाए जाएं। तो वो जो दोबारा एक फ्रेश डिमांड मांगती है ना, उसे सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं, ठीक है। चलो, वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर वो जो मनी बिल है वो शुरुआत के साल में मतलब नहीं पास हुआ है, तो उस टाइम में गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव है वो अपने कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल के बजट पास करती है और उसी के खर्च करती है, ठीक है, ताकि बाद में उन्हें पैसा मिल जाता है ना। चलो, अब बात करते हैं, ये मेन है आपका, देखो ये जो है सिलेबस में आएगा, ठीक है। मैं आपको जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ गाइज वो अभी पिछले साल का है, मतलब 2022 से 2021 के बच्चों का है। लेकिन क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो अभी तक कोई फ्रेश जो है सिलेबस आया नहीं है जिसमें बताया गया है कि कुछ बढ़ गया है या कुछ कम हुआ है। तो अभी तो हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर।
एग्जीक्यूटिव्स मैंने बताया था आपको कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और आपका प्रेसिडेंट हो गया। तो ये उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इनका जो मेथड है वो है क्वेश्चन आवर, मतलब एक सेशन होता है जिसमें क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आपने इतने साल तक आप सत्ता में हो, आप गवर्नमेंट बना के रखे हो, तो आपने देश का क्या अच्छा किया है, ठीक है। और ये चीज़ें आपने कही थी जब आप वोट मांग रहे थे इलेक्शन के टाइम में, क्या आपने वो डिमांड्स पूरी की, क्या आपने सिटीजन के लोगों की बात मानी, क्या कितना आपने अभी तक काम किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और कर दिया तो उसके लिए उनको जो है वाहवाही की जाती है उनकी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो क्वेश्चन आवर का जो मेन पर्पस होता है ये होता है ताकि जो गवर्नमेंट अच्छे से नहीं फंक्शन कर रही है तो उनके घुटनों पे ले आए, मतलब उनको पैरों पे ज़मीन पे रखे। ऐसा नहीं कि जो हवा में उड़ रहे हैं तो वो हवा में उड़ते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन आवर इसलिए किया जाता है ताकि वो बोलें कि हाँ भाई तुम्हारे जो पैर है उसके नीचे धरती भी है, उसमें रख लो पैर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके ग्रीवियंस को वेंटिलेट करते हैं ना, उनको रिड्रेसल प्रोवाइड करते हैं, उनको छुटकारा देते हैं। दूसरा गाइज होता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजॉर्न का मतलब होता है सेशन को बंद कर देना, रोक देना। तो ये तभी होता है जब गवर्नमेंट अपने परफॉर्मेंस या अपने ड्यूटीज़ को सही से नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है। तो ये लोकसभा के जो मेंबर्स हैं तो वो एडजर्नमेंट मोशन को जो है फॉलो, मतलब उसे मूव करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे आईपीएस है, सीनियर आईपीएस हो गए, है ना, उन लोगों को क्या किया जाता है, उनको अपने पदों से हटा दिया जाता है, ठीक है, उनको पोस्ट से ना रिज़ाइन देना पड़ जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका सेंसर मोशन और दूसरा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सेंसर मोशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आपको पता है, अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जैसे आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर, तो या तो उनके ऊपर किया जा सकता है या किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के ऊपर या उसके अगेंस्ट ये सेंसर मोशन जो है पास किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि वो बताना चाहते हैं लोकसभा के मेंबर्स की जो भी ये जो पॉलिसीज़ या जो भी ये लॉज या एक्ट पास कर रहे हैं, मतलब जो भी वो पॉलिसीज़ ले रहे हैं, है ना। जैसे अभी कोरोना के सिचुएशन में अगर कोई अलग सा पॉलिसी ला रहे हैं और ये लोकसभा के मेंबर्स को अच्छा नहीं लगता तो वो सेंसर मोशन जो है पास कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ेगा। आप समझते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है, देखो एक गवर्नमेंट कब फॉर्म होती है, जब उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेजॉरिटी में हो। अगर वो मेजॉरिटी लूज़ कर जाते हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहलाता है। और अगर वो अपने कॉन्फिडेंस को साबित नहीं कर पाते हैं प्रेसिडेंट या लोकसभा राज्यसभा के पास में, तो उनको क्या है कि अपनी जो ये मेजॉरिटी जो भी गवर्नमेंट फॉर्म किया उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। ये सब चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा समझ में आएंगी उतना दिक्कत कम होगा। अब बात करते हैं ये दोनों जो हाउसेस हैं उनके एक्सक्लूसिव पावर्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था सेंसर मोशन, आई होप कि इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक तो आपका देखो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सेंसर मोशन को पास कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कोई लॉ बनाना हो स्टेट लिस्ट में, मैंने बताया था ना गाइस कि ये आएगा ज़रूर। अब देखो ये डोमेन में आ गया ना दोनों पावर के में, लोकसभा के पावर में, ठीक है। तो वो स्टेट लिस्ट और नेशनल इंटरेस्ट पे क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है, एक्ट को पास कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी जो फाइनेंशियल मैटर्स पे पावर्स होती है वो क्या है। तो देखो मनी बिल, मैंने आपको बताया था मनी बिल लोकसभा के मेंबर्स ही पास कर सकते हैं, और राज्यसभा के जो मनी बिल का रिकमेंडेशन है वो या तो माने या नहीं भी माने, उनके वो रिकमेंडेशन को वो क्या कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। और इनके पास ही पावर होता है, और अगर राज्यसभा के मेंबर्स ने 14 दिन में वो रेजोल्यूशन पास करके नहीं दिया तो ये मान लिया जाता है कि इन लोगों ने मनी बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके एक आध दो पॉइंट्स को। जैसे कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें मतलब मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो 15 मिनिस्टर्स होते हैं। तो उनमें से अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो वो सारे के सारे मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी मेंबर ने या किसी भी मिनिस्टर ने कोई गलती की है तो उसका जो खामियाजा है ना,
या जो उसका नुकसान है वो किसको भुगतान करना पड़ेगा, वो पूरे कलेक्टिव मिनिस्टर्स को, पूरे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसका भुगतान करना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह से एडजर्नमेंट मोशन जो है वो भी हो गया था। ठीक है, अब हम अभी मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था एक पॉइंट। अब राज्यसभा की पावर्स क्या है, देखो मैटर जिससे स्टेट लिस्ट पे या नेशनल इंटरेस्ट पे भी वो लॉज बना सकती है। राज्यसभा जो है वो यूनियन पार्लियामेंट का भी एक पार्ट है, तो अगर वो चाहे तो वो भी लॉज बना सकती है ना। अगर कोई नेशन के लिए पूरा इंटरेस्ट है, मतलब एक जो पूरे देश के हित के लिए है, तो वैसी पॉलिसीज़ या वैसे लॉज को भी वो पास कर सकती है, उस एक्ट को मतलब उस बिल को पास कर सकती है और इस तरह के लॉज या कानून बना सकती हैं वो। ठीक है, दूसरा आपका आता है क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, अब ये क्या कर सकती हैं, कुछ अलग अलग नए नए सर्विसेज को भी निकाल सकती हैं जिससे वाइडर इंडिया के वाइडर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, गवर्नमेंट को हेल्प मिले, है ना। इसके बाद आता है आपका राज्यसभा जो है वो परमानेंट चैम्बर है। तो लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन राज्यसभा को बैलेंस रखने के लिए, उन दोनों के पावर को बैलेंस रखने के लिए इसके भी कुछ पावर्स हैं। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने का एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। तो उसमें अगर राज्यसभा के मेंबर्स नहीं रेडी हैं तो वो इम्पीचमेंट जो है सक्सेस नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई भी इमरजेंसी है, उसे अप्रूवल देना है उसको प्रोक्लेम करने के लिए, तो जब तक राज्यसभा नहीं मानती है तब तक वो इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया गाइस कि राज्यसभा के मेंबर्स को लोकसभा के मेंबर जितना पावरफुल रखने के लिए ये सब पावर्स उनको भी दी गई हैं। ठीक है, जैसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, और प्रोमलगेशन मतलब लागू करना, ऑर्डिनेंसेस को लागू करने के लिए राज्यसभा के मेंबर्स की भी मतलब एसेंट चाहिए होते हैं, उनका जो साझा करना ज़रूरी है उन्हें, और मतलब उनको इस चीज़ को पास करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लाना है तो उसमें राज्यसभा के मेंबर्स का भी योगदान होना चाहिए। अगर राज्यसभा के मेंबर्स उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है या उसको लगता है कि नहीं हम इसमें भाग नहीं लेंगे या इसमें हम कोई भी योगदान नहीं देंगे, तो वो अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी की तरह से अब हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा गाइज, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊंगा। और अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं और अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि मैंने पिछले जो कॉमर्स के वीडियोज़ है उसमें एनिमेशन डाला है, इसमें क्यों नहीं डाला है, तो गाइज़ ये जो है ना पूरा चैप्टर, ये सब जो सिविक्स का है थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, यहाँ पे अच्छे से समझना होता है। हम इसलिए एनिमेशन नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा उसमें, है ना, और वीडियोज़ को लाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है गाइज़, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई, है ना। और मैं ऐसे ही सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा दूंगा आपका, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे चैनल में इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।